हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से जीके जीएस का टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन, वो भी आसान भाषा में विस्तार से जानेंगे। पहला प्रश्न है, निमोनिया रोग किसका उदाहरण है? विषाणु जनित रोग का, जीवाणु जनित रोग का, या फिर कवक जनित रोग का, या फिर न्यूनता रोग का? तो जो निमोनिया रोग उदाहरण है ये है जीवाणु जनित रोग का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि निमोनिया का जीवाणु कौन सा होता है, चूँकि ये पूछा जाता है, तो इसका जीवाणु तो होता ही है जीवाणु के द्वारा, लेकिन कौन सा जीवाणु नाम पूछा जाता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस क्या हो जाएगा? न्यूमोनी। देखिए लास्ट में न्यूमोनी लगा हुआ है और इधर क्या है? निमोनिया। तो आप इससे भी ऑप्शन में आंसर पकड़ सकते हैं। वहीं बात करें, इससे श्वसन नली और क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें ठंड लगना, छाती में दर्द, जल्दी जल्दी सांस लेना, कफ जमना, ये सब क्या है? इसका सामान्य लक्षण है। वहीं पूछ दिया जाता है कि विश्व निमोनिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? तो विश्व निमोनिया दिवस ये हर साल मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक, तो ये करेंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन सकता है। वहीं बात करें कि अगर आपको कुछ याद करना है कि जीवाणु जनित से रोग का ट्रिक एक आपको बता देते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोगों का एक ट्रिक आपको बता देते हैं। तो इसका ट्रिक है, एक ध्यान रख सकते हैं, पंडित का टाई न्यू है। ये है जीवाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक। तो प से क्या हो गया? प्लेग। ड से हो गया डिप्थीरिया। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। त से हो गया तपेदिक। वहीं बात करेंगे, का से हो जाएगा क्या? काली खांसी। काली खांसी। और फिर रह गया टाई। टाई से हो गया क्या? टाइफाइड। टाइफाइड। न्यू से हो गया निमोनिया, जो कि पूछा ही गया है। और लास्ट हो गया है, यानी कि हैजा। ये सब किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु जनित के द्वारा ये सब रोग है, उसको ध्यान में रखिएगा, पूछा भी गया है कई बार। अब बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा दूसरा नंबर प्रश्न। शुष्क हिम के संबंध में क्या सही है? हमसे सही कथन पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं। तो हाँ, ये तो सही है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। और दूसरा देख लेते हैं स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम होता है या फिर बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, अब जानते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इससे तथ्य। ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा। तो पूछेगा अगर कि इस्पात में, पूछा भी गया है कई बार कि इस्पात में कार्बन का प्रतिशत पूछा जाता है। कार्बन का प्रतिशत ध्यान रख सकते हैं, 0.5 से लेकर 1.5% तक होता है कार्बन का प्रतिशत। किसमें? तो ये होता है इस्पात में। ठीक, तो इसको बस आप इतना ध्यान रखिएगा। वही जो शुष्क हिम है, इसका सबसे आम उपयोग की अगर बात कर ले तो भोजन को क्या करता है? भोजन को संरक्षित करना इसका आम उपयोग है। या किसका? तो शुष्क हिम का। अब बढ़ जाएंगे आज के साइंस के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। अभी सारे सब्जेक्ट के प्रश्न मिलते चलेंगे, तो घबराना नहीं है कि सिर्फ साइंस का ही है, क्या नहीं, सारे विषय का जीके जीएस कराया जाता है। किसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा जाता है? तो जब मिल्क ऑफ मैग्नेशिया की बात आई है, तो ये कहा जाता है
इसका समझ लीजिए कि यहाँ पर एक तरह से रासायनिक सूत्र ही पूछा जा रहा है। तो MgOH होल 2 होता है जो कि ब्रैकेट में है, और यहाँ पर देखिए ऐसे ही है, तो जो ब्रैकेट में है वही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यही जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये किसका उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है? तो मैग्नीशियम, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोल का एक उदाहरण कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो इस तरह लिख लीजिए कि किसका उदाहरण है। इसका रंग की अगर बात कर ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रंग की, तो ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और यह पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। तो हो सकता है कथन के रूप में दिया रहे कि पानी में अच्छी तरह से घुलता है, ये सही कथन है या गलत? तो आपको तो पहले जानकारी होनी चाहिए ना। तो ये पानी में अच्छी तरह से क्या होता है? नहीं घुलता है। कौन? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। और सफ़ेद रंग के कारण ही इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चूँकि दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अगर इसका उपयोग की बात कर लें तो उपयोग में याद रख सकते हैं एंटासिड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? तो एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कार्य करता है। तो जो भी इससे संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो सारे सेशन में इसी तरह बताए जाते हैं, तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर किया करें। बढ़ेंगे साइंस के चौथे प्रश्न की ओर। अलैंगिक प्रजनन से संबंधित सूची का मिलान करें। यानी कि जो भी अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है उसका मिलान हमें करना है। तो देख लेते हैं, मतलब प्रमुख अलैंगिक प्रजनन में क्या क्या आ जाता है। जैसे विखंडन हो जाता है, पुनर्जनन हो जाता है, मुकुलन हो जाता है, यही सब तो अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। उसी में हमको देखना है कि इसका उदाहरण में जो दिया हुआ है मैच किससे कौन हो रहा है। तो लिस्मेनिया है, ए का लिस्मेनिया है जो संबंधित हो जाएगा किससे? द्विविखंडन से। तो द्विखंडन कहाँ है? तो 2 नंबर हो जाएगा इससे संबंधित। वहीं बात करेंगे अगर ईस्ट की, तो ईस्ट हो जाएगा संबंधित मुकुलन से 4 नंबर से। प्लाज्मोडियम की अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा बहुविखंडन से, जो कि देखिए इसके सामने ही दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे अगर हाइड्रा की, तो ये संबंधित हो जाएगा किससे? पुनर्जनन से, तो 1 नंबर हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में से एक है। ठीक, उसी तरह अगर आप और ध्यान रखना चाहते हैं, कुछ कुछ उदाहरण जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुछ अलैंगिक प्रजनन है, जैसे कि विखंडन के अंतर्गत जीवाणु भी आ जाते हैं उदाहरण के रूप में, और कौन आ जाते हैं? यूग्लिना भी आ जाते हैं, और ये पॉइंट पूछा जाता है। उसी तरह मुकुलन के अंदर, एक तो मुकुलन के अंदर कौन जान गए? देखिए मुकुलन के अंतर्गत एक ईस्ट का जान गए, एक पूछ लिया जाता है हाइड्रा भी आ जाता है मुकुलन के अंतर्गत, कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया। वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं, अगर पूछ दे पुनर्जनन के अंतर्गत, जो कि देखिए इधर दिया हुआ है, तो पुनर्जनन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? प्लेनेरिया आ जाता है। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। केंद्र सरकार की विशेष उद्योग पहल उड़ान योजना भारत के किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो ये सब प्रश्न जो हैं इम्पॉर्टेंट बनते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी और करेंट अफेयर की दृष्टि से भी, क्योंकि योजना पूछा जाता है चाहे आप किसी भी क्षेत्र का एग्ज़ाम दीजिए। तो ये जो पहल उड़ान योजना की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लिए शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। ठीक, इसमें होता क्या है कि मतलब
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा ये सब क्या हो रहा है, लागू किया जा रहा है। यह योजना क्या करेगा कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न आर्थिक मुद्दों को समाधान की समग्र पहल का क्या करेगा, हिस्सा को सॉल्व करने में मदद करेगा। वहाँ के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार देने पर क्या है, केंद्रित है। अब आ जाएंगे आज के 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये पूछा गया है हमसे। तो चौधरी चरण सिंह, ये ना कि चौधरी चरण सिंह देख के आप लोग अमृतसर मार दीजिए। कुछ लोग दिमाग लगा देते हैं, लेकिन अमृतसर नहीं होगा, ये एयरपोर्ट जो है लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह से कुछ और जान लेते हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अगर अमृतसर में कौन सा स्थित है, तो यहाँ जो स्थित है श्री गुरु रामदास, कितना बड़ा नाम है देखिए, रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं कि अमृतसर में ये हो जाएगा। वहीं अगर नागपुर की बात कर ले कि नागपुर में कौन सा है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी नाम से है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नागपुर में स्थित है। ठीक, अब यहाँ बच गया कौन ऑप्शन में, वाराणसी। तो वाराणसी भी जान लेते हैं, यहाँ कौन है वाराणसी में, तो वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री। और देख रहे हैं ये सब नाम अपने आप में एक उपलब्धि है, तो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ है वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसी तरह से, और इसको स्टार मार्क कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को। उसी तरह से देखिए, एक ध्यान रख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। जो इम्पोर्टेंट नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल पूछ लेगा तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है हैदराबाद में। कहाँ, तो हैदराबाद में। ठीक, अब आ जाइए आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप करने कम से कम होना चाहिए, यह विचार किस राजनीतिक पार्टी का था। तो ये जो विचार था स्वतंत्र पार्टी का था। तो कहाँ है स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये स्टेटमेंट आप लोग समझ जाइएगा, पढ़ के एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। वहीं अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, तो ये हुई थी 1959 में। ठीक, और जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वो इसके संस्थापक थे। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जान गए, संस्थापक की अगर बात करेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नाम ध्यान रखना होगा, चूँकि पूछा जाता है राजगोपालाचारी। बस इसमें इतना 1-2 पॉइंट नोट कीजिए, काफ़ी है। अब बढ़ जाएंगे आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं, तो देख लेते हैं। तो ये जो लखनऊ में ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्थित है वो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक, उसी तरह भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कानपुर में। कहाँ, तो कानपुर में। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कटक में स्थित है। और ये काफ़ी रिपीटेड है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए आपको कलेक्शन तो लाया ही जाता है, प्लस आपको ये भी बताया जा रहा है कि कौन ज़्यादा बार पूछा गया, कौन ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो और आपको क्या चाहिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग से बस सपोर्ट चाहिए, बाकी अच्छे से अच्छे कंटेंट देना मेरा काम है। वहीं बात करेंगे
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में स्थित है। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री में स्थित है क्या? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। ठीक, उसी तरह अगर ध्यान रख सकते हैं, पूछा जाता है क्या कि राष्ट्रीय की अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि हरियाणा के करनाल में स्थित है। अब आएंगे आज के 9वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का संबंध सीधा किस अनुसूची से है? ये हमसे पूछा गया, तो ये अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा। 246 और किस अनुसूची से? तो 7वीं अनुसूची से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर इसमें और पॉइंट की बात करें तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का शीर्षक संघ और राज्यों के बीच संबंध से है, ये तो पता ही है। और इसमें क्या जान सकते हैं, वहीं संविधान के भाग 11 का अनुच्छेद विस्तार करिएगा तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। तो ये सब लिखना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था इसको बस ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आ जाइए, जहाँ लगता है हमको कि खुद और कुछ पॉइंट लिखवाना चाहिए, हम खुद लिखवाते हैं, तो उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। बढ़ेंगे आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर। संविधान के आरंभ के समय, यहाँ कर लीजिएगा, आरंभ के समय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख था। तो देखिए, ये प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लीजिए और बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कि संविधान के आरंभ के समय पूछा जा रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख मतलब था। तो उस टाइम संविधान में, मतलब जब संविधान का आरंभ हुआ था उसके समय संविधान में मूल कर्तव्य नाम का कोई उल्लेख ही नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। कितना लोग ये प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे नहीं और 10 या 11 मार्क के निकल देंगे। तो आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन को ध्यान देना है। वहीं अगर बात करें कि 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 वाला संविधान में भाग जो कि 4 का ए अनुच्छेद 51 का ए को अंतः स्थापित करके उसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य क्या हुआ था, निर्धारित किया गया था। ये तो आपको पता है। और जब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2002 हुआ, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न को बोले कि ध्यान दे के पढ़ना है। और वर्तमान में अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं अनुच्छेद 51(a) के तहत, अनुच्छेद 51(1) के तहत, तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये जो मूल कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो रूस से लिया गया है। तो इसीलिए बोले ये प्रश्न को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ जाएंगे आज के 11 नंबर प्रश्न की ओर। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा और रेगुलर सेशन अटेंड किया करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे होंगे तो आपके लिए जीके जीएस का सेशन हेल्पफुल होने वाला है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, किस पद का सृजन पूछा जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले 1858 भारत शासन अधिनियम की, तो इंग्लैंड में भारत सचिव पद की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो ये एक पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं कि इंग्लैंड में भारत सचिव पद की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा की गई थी। ठीक, वहीं बात कर लें 1935 के अगर भारत सचिव अधिनियम की, तो क्या इसमें लिख सकते हैं
चलिए उसको नोट डाउन नहीं करना है, बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट था वही जानिए। वही अगर 1858 की बात है तो गवर्नर जनरल पद के स्थान पर भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था, वाइसराय पद का सृजन किया गया था। तो एक पॉइंट इसमें और नोट डाउन कर सकते हैं कि इसी अधिनियम के तहत यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल पद के स्थान पर क्या कर दिया गया था, वाइसराय पद का सृजन कर दिया गया था। आप लोग प्रीवियस ईयर सेट बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये सब प्रश्न पूछा हुआ है कि नहीं, और नहीं बनाते हैं तो बनाया कीजिए। आइए 12 नंबर प्रश्न पे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि देखिए ये प्रश्न किसको याद नहीं होता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन बार बार रिपीटेड है तो इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाता है। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मई को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब और क्या जान सकते हैं, तो इसमें तो ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्यों मनाया जाता है, किस उद्देश्य से। बाकी रहा बात इसका थीम का कि 2024 वाला का थीम पूछ सकता है। तो इसका थीम क्या था 2024 वाला को, कि बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ये है 2024 का थीम विश्व तंबाकू निषेध दिवस का। तो थीम ध्यान में रख सकते हैं, पूछा जाता है। ठीक, वहीं बात करें अगर 1 मई का, तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रम दिवस। ठीक, और 3 मई को भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मनाया जाता है क्या, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और 15 मई को क्या मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। तो देख लीजिए एक दिवस में और हमें कितनी सारे दिवस के बारे में जानकारी मिल गई। चलिए बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था। ये हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र में था। तो देख लेते हैं, राजस्थान क्षेत्र में था, या फिर गुजरात क्षेत्र में, या फिर कन्नौज का क्षेत्र में, ये हमसे पूछा गया है। तो जो पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर बात कर ले तो हिंदू शाही राजवंश का राज्य जो था चिनाब नदी से लेकर हिंदू कश तक फैला हुआ था, जिसमें कि काबुल भी सम्मिलित था। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें तो इस राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, तो 200 वर्षों तक अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं कि आपको जो लिखाया जाए। अब बढ़ेंगे आज के 14 नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो देखते हैं तो नोट डाउन ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको रिवीजन में काम देगा। और ये जो आपको पॉइंट डिटेल के साथ दिया जाता वो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा क्वेश्चन। इसीलिए बोलते हैं नोट डाउन किया कीजिए। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास सज़ा किस वर्ष मिली थी, ये पूछा गया। तो ये मिली थी 1882 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करेंगे अगर बाल गंगाधर तिलक को, तो कारावास की बात आई है, तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से महाराज के प्रति अंग्रेजों को कड़े शब्दों में क्या किया था, निंदा किया था। और निंदा करने के आरोप में ही इनको 1882 में 4 माह का सज़ा दिया गया था। कितना माह का,
तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है। और 1897 में फिर अंग्रेज़ों ने तिलक पर यह आरोप लगाया था कि उनके उकसाने के कारण ही चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज़ों की हत्या की थी। उस आरोप के आधार पर तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी को 18 महीने का कड़ा कारावास का दंड दिया गया था। ठीक। और फिर 1908 में सोचिए कितना बार कारावास जा चुके थे, और 1908 में फिर बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का सजा दिया गया था। उस पर ब्रिटिश शासन को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया था। तो 4 महीने के लिए 1882 में, फिर 1897 में दिया हुआ है ऑप्शन बी में। 1897 में कितने दिन? 18 माह के लिए रहे थे। और फिर 1908 में ये क्या कहता है 6 वर्ष की सज़ा इनको दी गई थी। तो इसीलिए यहाँ जेल की बात आई थी। तो जेल से संबंधित बाकी तो पहले भी हम लोग बीजी तिलक से संबंधित प्रश्नों को जान ही चुके हैं। आ जाइए आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम की रचना है? आज़ाद की रचना है, और ये पूछा हुआ काफ़ी बार प्रश्न है। इंडिया विंस फ्रीडम, तो हाँ ये तो है इनकी रचना। ये कुछ लोग नहीं सुने होंगे। तर्जुमानुल कुरान, तो ये भी इन्हीं की रचना है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। और कुछ रचना की अगर बात कर ले जो पूछ लिया जाता है, ये तो 2 जान ही गए। एक इनका रचना ध्यान रखिएगा, तरकीरा। तरकीरा खास कर सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। अल हिलाल, अल हिलाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है। और एक इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब रिपीटेड बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान इसको रख लेना है। और इनके ही हर वर्ष क्या होता है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अबुल कलाम आज़ाद जी के ही शिक्षा दिवस। तो ये भी ध्यान रखना है, इन्हीं से ये संबंधित है। इनके जन्म के ही अवसर पर ये मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब आएंगे आज के 16 नंबर प्रश्न की ओर। और इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव या आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें आप लोग, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चंगेज़ खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो जो चंगेज़ खां के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर था वो था इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं इल्तुतमिश से एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। वहीं बात करें चंगेज़ खान का, तो ये क्या था? एक मंगोल शासक था, मंगोल शासक था। और मंगोलिया में चंगेज़ का शासनकाल जो था 1206 से लेकर 1227 तक रहा था। ठीक। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। बाकी बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा हमारा 17 नंबर प्रश्न। कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? किससे पूछ रहा है? मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो ये जल संधि हो जाएगा मलक्का जल संधि। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं ये जोड़ता किसको है? ये तो अलग करने की बात आ गई। तो अंडमान सागर, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है कौन? मलक्का जल संधि। जल सागर से क्या करता है? जोड़ता है। तो अलग करने वाला जोड़ने वाला दोनों को ध्यान रखना है। वहीं अगर सुंडा जल संधि की अगर हम लोग बात कर ले तो ये किसको किससे अलग करता है? तो ये जावा को सुमात्रा, ऐसे माइनस कर देते हैं, अलग करना मतलब माइनस कर देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि जावा को सुमात्रा से अलग करता है। लेकिन ये जोड़ता किसको है? तो ये जोड़ता है हिंद महासागर को जावा सागर से, हिंद महासागर को
जावा सागर से। तो यहाँ प्लस कर देते हैं। इतना तो आप लोग समझदार हैं ही कि शॉर्ट समझ जाइएगा। वहीं जो ऑप्शन सी है जोहोर जल संधि, ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से, अंडमान सागर से जोड़ता है जोहोर जल संधि। और अलग किससे करता है? तो अलग करता है सिंगापुर को मलेशिया से। सिंगापुर को अलग करता है किससे? तो मलेशिया से। ठीक। और अब आ गया कौन? नालायक पाकिस्तान। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये किसको किसको जोड़ता है। तो ये जोड़ता है मन्नार की खाड़ी को, मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है पाक की खाड़ी से, पाक की खाड़ी से। ठीक। और अलग की अगर बात आएगी कि ये अलग किसको करता है, जिसको करने में ये माहिर है, तो ये किसको अलग करता है? ये भारत का पंबन द्वीप, भारत का पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। अभी ना बोले ये अलग करने में माहिर है, देखिए सही बात है। ये भारत के पंबन द्वीप को किससे अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इसी में से एक आध प्रश्न आपको दिख जाएंगे कि कौन किसको अलग करता है या फिर कौन किसको जोड़ता है। अब आएंगे आज 18 नंबर प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? तो चंद्रशेखर सीमा जो शब्द है ये तारा के जीवन काल के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछे कि एक चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है? एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। अब सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.99 इंटू 10⁻30 kg द्रव्यमान होता है, यानी कि 1.4 इंटू इतना इसका क्या होता है? मान होता है। समझिए कि तारा का जो जीवन काल के अध्ययन क्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया, जिसको विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक। और चंद्रशेखर ने यह बताया कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या फिर बराबर है या लगभग बराबर है, तो वह जीवन के काल के चरणों में लाल दानव अवस्था के बाद श्वेत वामन अवस्था में पहुंचता है। ठीक। और अंत में वह काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब डिटेल में जब आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा। अब आ जाइए 18 नंबर प्रश्न पे ही रहेंगे, लेकिन आपको पता है इसमें आगे का प्रोसेस जो डेली आप लोग के लिए 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उसका क्या करना है? आंसर देना है। तो आज का पहला प्रश्न जो है आपके लिए वो है, जो कि आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। 10 रागन युद्ध, 10 रागन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये है आज का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है आपके लिए आज का, शाह जांच आयोग, शाह जांच आयोग का गठन वर्ष बताना है आपको कि कब हुआ था। और ये सब हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2024 वालों के लिए, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का आपके लिए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप ही लोग को काम देगा, रिवीजन के पर्पज़ से ही कराया जाता है। और कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। तो कल आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर जान लीजिए कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना है। वियना कहाँ? तो ऑस्ट्रिया में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। तो देखिए ये हो गया प्रश्न आंसर। और अब बढ़ जाएंगे आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। चूँकि क्वेश्चन का संख्या डेली आपके लिए 20 ही रहता है,
लेकिन आप डिटेल देखिए कि आपको कितनी सारी जानकारी मिल जाती है। कम से कम एक सेशन में आपको 70-80 प्रश्नों का आंसर मिलता है। तो आप लोग पढ़ते ही नहीं है तो क्या हम बोले, आप लोग का पढ़ना काम है। किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? तो ये है शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें अगर कि शुक्र ग्रह जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति है लगभग कितना प्रतिशत तक है? तो लगभग 96% तक है। ठीक, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। हालांकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ मात्रा में नाइट्रोजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आदि गैसों का भी उपस्थिति है, लेकिन शुक्र का क्या है, ग्रह का ज़्यादा है। वहीं बात करें शुक्र ग्रह का तो बहुत बार हम लोग जान चुके हैं, गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी नी, ये सब तो आपको पता ही है, कितना बार लिखिएगा, ये सब तो याद भी हो गया होगा। तो बस इसमें लिखाना नहीं है वो सब पॉइंट जो बहुत बार। वहीं बुध पर लिख सकते हैं कि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह पर वायुमंडल क्या है, नहीं है। अब बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसका चुंबकीय क्षेत्र का होना ही इसका क्या है, विशिष्ट गुण है। ठीक, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर जो कि होगा 20वां नंबर। सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये किसके बीच हुई थी ये भी तो पूछ सकता है। सिंधु नदी जल संधि तो 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कराची में हुई थी, कराची में। और क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में 1960 में सिंधु नदी जल संधि हुई थी। इस संधि पर अगर हस्ताक्षर भारत की ओर से कहें तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने किया था। तो ये भी पूछ सकता है, तो जनरल अयूब खान ने किया था। ठीक, तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके तहत जो सिंधु नदी जल संधि के तहत इस नदी प्रणाली को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। और इसी संधि में सतलज, ब्यास और रावी नदियों को सिंधु प्रणाली का पूर्वी नदी और झेलम, चिनाब और सिंधु का इस नदी प्रणाली का क्या किया गया, पश्चिमी नदी कहा गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग डेली क्लास देखा करें। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।